नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर दमदार का। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार और नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच बीजेपी उपाध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात में क्या बात हुई इसका खुलासा नहीं हुआ। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन सियासी सवाल अब भी वैसे ही बरकरार है। लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश हुई, सब कुछ पार्टी और संगठन के बीच ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस तेजी के साथ मेल मुलाकात का दौर चल रहा है वो अटकलों को और हवा देने का काम कर रहा है, क्योंकि चुनावों को लेकर समय बहुत कम बचा है। फिलहाल औपचारिक मुलाकात बताकर सवालों पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की गई और मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम योगी के ऊपर फैसला छोड़ने की बात कह दी गई। इस मुलाकात के बाद राधा मोहन सिंह ने यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर राज्यपाल के साथ मुलाकात की है, जबकि दूसरी तस्वीर स्पीकर के साथ मुलाकात की है। आज इन तस्वीरों ने यूपी की सियासी गलियों में हलचल मचाने का काम किया है। गवर्नर साहिबा से मेरी मुलाकात आज तक नहीं हुई थी, उसी कारण से आज मैं उनसे मिलने गया था। ये मेरा औपचारिक व्यक्तिगत में बदलाव के आसार हैं? ऐसा कुछ मामला नहीं। उत्तर प्रदेश का सरकार और संगठन बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। देश के अंदर सबसे मजबूत संगठन और सबसे लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। नहीं, राधा मोहन जी बहुत पुराने हमारे मित्र हैं, एक बात, और लंबे समय तक संगठन मंत्री और भिन्न भिन्न दायित्वों पर रहे। उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं इस समय संप्रति। उनके मन में आया कि दीक्षित जी से भी भेंट की जाए, काफ़ी दिन से भेंट नहीं थी। फोन आया, मुझे अच्छा लगा, हम लोग बैठे। ज़्यादातर चर्चा साहित्य और प्राचीन इतिहास को लेकर हुई। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकातों के बीच सियासी चर्चाओं से जुड़ी अटकलों को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात सामान्य है। बैठकें तो हमारे वहाँ सामान्य तौर पे हुआ ही करती हैं। बैठकों में कोई अगर आप देखें, जो विस्तार की चर्चा है, नहीं, ये अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का और संगठन का होता है, उसका वो कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने कोई इस प्रकार की ना तो कोई विचार विमर्श हुआ है, ना कोई मैंने इस प्रकार की चर्चा कहीं संगठन के अंदर किसी प्रकार की हम लोगों से हुई होगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो भी निर्णय होगा संगठन स्मूथली करता है, और सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का संगठन का अधिकार रहता है। लेकिन इस प्रकार की कोई चर्चा होगी ऐसा मुझे अभी तक सूचना नहीं है। एक चर्चा से सर और है कि संगठन बदलाव की बातें बहुत उठ रही हैं। आप सर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं, देखिए, मैं क्या कोई भी जिम्मेदारी मैं इन सब चीज़ पे न तो कोई टिप्पणी कर सकता हूं और न ही मुझे किसी प्रकार की। आदरणीय योगी जैसा कोई नेता मिलेगा? इतना परिश्रमी इस राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना? एक मिनट, कोई मिला है? इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है। मतलब इतने आपने देखा है, सपा बसपा को आपने देखा है अच्छी तरह। इस राज्य को लोग लूट लेते हैं भाई, भ्रष्टाचार की तरह, और एक खानदान चलाता है, सैफी खानदान पार्टी को चलाता है, पूरा सरकार को चलाता है। और आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय योगी शासन में किसी की नहीं चलती है, केवल कानून का चलता है। इस मुलाकात से पहले के सियासी गणित को अब सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। 31 मई को सबसे पहले बीएल संतोष ने यूपी सरकार में मंत्रियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में सुरेश खन्ना, जयप्रताप सिंह, दारा सिंह चौहान, महेंद्र सिंह, ब्रजेश पाठक, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह ने हिस्सा लिया। इन सभी से बीएल संतोष ने सरकार के कामकाज का फीडबैक लेने का काम किया है, और साथ ही इसके बाद 22 की विस्तार पर चर्चा के लिए बीएल संतोष मुख्यमंत्री योगी के आवास पर पहुंचे, जहां उनके साथ राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल के साथ बैठक हो रही थी। इसी बीच दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी पहुंच गए। इस बैठक में सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। खबर है कि सरकार और संगठन 2022 चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। इसके अगले दिन क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त बड़ी बैठक जारी है। पीएम मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के सभी महासचिव बैठक में शामिल हैं, जिसमें बीएल संतोष और अरुण सिंह भी शामिल हैं।
मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा हो रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष की ये बैठक जारी है। पार्टी के सभी महासचिव भी इस बैठक में शामिल हैं। बीएल संतोष और अरुण सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा हो रही है। जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर भी चर्चा होगी इस बैठक में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हो रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, उस पर भी इस बैठक में बातचीत की जा रही है। उधर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सभी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना शुरू किया है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर विधायकों को टिकट मिलेगा। बूथ लेवल से लेकर जिला लेवल तक हर विधायक के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। उसके बाद ही उनका टिकट फाइनल होगा। तो जिसने अच्छा काम किया होगा, जिसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा तैयार होगा, उसे ही टिकट मिलेगा। यानी कि सिटिंग एमएलए ये सोचकर ना बैठे कि उनको दोबारा चुनाव में उतरने का मौका मिल जाएगा। उनका रिपोर्ट कार्ड तय करेगा कि उन्हें वापस टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों की ओर। यूपी एसटीएफ ने आज 1 लाख के इनामी बदमाश परवेज को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ये मुठभेड़ गोरखपुर के चिलवाताल इलाके में हुई। परवेज खान मुबारक गैंग का शूटर था और अंबेडकर नगर का कुख्यात बदमाश था। इस बदमाश पर अंबेडकर नगर में बीएसपी नेता जुर्गाम मेहंदी की हत्या का आरोप था। परवेज ने दिन दहाड़े जुर्गाम की हत्या करके सनसनी फैलाई थी। वारदात के बाद से वो फरार चल रहा था। उस पर पूर्वांचल के दूसरे जिलों में भी कई संगीन मामले चल रहे हैं। 1 लाख का इनामी परवेज एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में ढेर। एसटीएफ ने गोरखपुर के चिलवाताल इलाके में मार गिराया परवेज को। मारे गए परवेज के कब्जे से 2 पिस्टल बरामद हुई हैं। 2018 अक्टूबर में जुर्गाम मेहंदी की दिन दहाड़े अंबेडकर नगर में की थी परवेज ने हत्या। अंबेडकर नगर के माफिया गैंगस्टर खान मुबारक का राइट हैंड और शार्प शूटर था परवेज। एसटीएफ को लगातार जानकारी मिल रही थी कि नेपाल में छिपकर परवेज कारोबारियों से वसूल रहा है रंगदारी। आतंक के एक और अध्याय का समापन किया एसटीएफ ने। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। जहरीली शराब बेचने वाले गिरोह के 3 तस्कर आज मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। ये तस्कर पंजाब की डिस्टिलरी से केमिकल चुराकर वेस्ट यूपी में बेचते थे। 25 हजार के इनामी बबलू, विजय, अजय के पास एक सेंट्रो कार और 25,000 लीटर केमिकल से भरा ट्रक और अवैध हथियार बरामद हुए। कंकरखेड़ा इलाके में कल 5 करोड़ की नकली शराब के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस गैंग के 3 आरोपी फरार हो गए थे, जिन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया। तो एनकाउंटर में ये 3 शराब तस्कर घायल हुए। ये इनके पास से 25,000 का लीटर केमिकल बरामद हुआ है। पंजाब से ये केमिकल लाकर वेस्ट यूपी में बेचा करते थे। शराब तस्करों से इस मुठभेड़ में ये 3 शराब तस्कर जख्मी हुए हैं। 25,000 लीटर केमिकल इनसे बरामद हुआ है और ये केमिकल पंजाब से लाकर वेस्ट यूपी में बेचा करते थे। निखिल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। निखिल, किस तरह से मुठभेड़ हुई है? देखिए, मुठभेड़ मेरठ के थाना धौराला क्षेत्र में हुई है, जो कंकरखेड़ा पुलिस और स्वाट टीम के साथ साथ जब मुखबिर की सूचना पर इनकी बदमाशों की घेराबंदी की गई तो इन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ हुई और तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। लेकिन मैं आपको बड़ी खबर इसमें बताना चाहूंगा कि पंजाब से केमिकल आता है और जो अलग अलग डिस्टिलरीज में सप्लाई होता है, उस केमिकल को ये मेरठ में चुराते थे और उससे नकली और जहरीली शराब तैयार करते थे। कल इसी मामले में मेरठ पुलिस ने 5 करोड़ की शराब बरामद की थी और 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं में से 3 लोग फरार दर्शाए गए और वही आज मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। इन सभी पर 25-25 हजार का इनाम था और इन पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे पहले से, यानी कुख्यात अपराधी थे, पहले से इसी काम को करते थे और लगातार पुलिस के टारगेट पर थे और जिसके बाद अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ पुलिस के लिए बड़ी सफलता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरा इनका नेक्सस था। बड़ी बात यह है कि पंजाब की 3 डिस्टिलरियां ऐसी चिन्हित की गई है जहां से केमिकल आ रहा था और वेस्टर्न यूपी में नकली शराब यानी मौत का सामान यहाँ परोसा जा रहा था। सस्ती शराब के नाम पर नकली और जहरीली शराब
ये लोग यहाँ परोस रहे थे, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी। मेरठ पुलिस को एक कामयाबी मिली है, जिसमें एसीएस होम ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो लग्जरी कार में तस्करी करते हुए पकड़े गए। बादलपुर इलाके में हाईवे से पकड़े गए इन तस्करों के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। संभल में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुरादाबाद में लूटे गए सरसों के तेल के कैंटर को बरामद किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश और एक सिपाही को गोली लगने से वो घायल हो गया। असमोली थाना इलाके में ट्रक सवार बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में कादिर नाम का बदमाश जख्मी हुआ, उसके साथ ही फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। इन बदमाशों ने कल मुरादाबाद से सरसों के तेल से भरा कैंटर लूट लिया था। तो यहाँ पर जब चेकिंग की जा रही थी तो इसको जब रोकने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया, जिसमें हमारा भी एक सिपाही घायल हुआ और इसमें जो गिरोह था इसका एक सदस्य जिसका नाम कादिर है वो घायल हुआ है, उसको अस्पताल भेजा गया है। बाकी पूछताछ की जा रही है। इसके अन्य साथी अभी फरार हैं। बोलेरो की भी खोज चल रही है। जौनपुर जेल में हुए बवाल का एक वीडियो वायरल हुआ है। जेल में एक कैदी की मौत के बाद हंगामा हुआ था, उसी हंगामे का ये वीडियो बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भैया किस लिए हुआ ये सब पूरा? अच्छा कैंटीन। हाँ, तो साथी कैदियों ने बवाल किया था एक कैदी की मौत के बाद, और वहीं का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि दावा है कि ये उस जगह का ये वीडियो है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जौनपुर की जिला जेल में साथी कैदियों ने बवाल किया जब उनके एक साथी कैदी की मौत हो गई थी। अयोध्या से खबर है, रामनगरी में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का तेजी से जारी है। कार्य नींव की 5 लेयर कंप्लीट हो चुकी हैं। 5 दिन में 1 लेयर का निर्माण हो रहा है। नींव भराई का काम शिफ्ट में 24 घंटे चल रहा है। इस साल अक्टूबर तक नींव की भराई पूरी होगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने कहा कि मंदिर के बेस प्लिंथ के लिए मिर्जापुर से लाल पत्थर आएंगे। ट्रस्ट ने मिर्जापुर के लाल पत्थरों का ऑर्डर दे दिया है। दिसंबर तक मंदिर का बेस प्लिंथ बनाने का काम शुरू होगा। राजस्थान से आने वाले पत्थरों को लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनका लगभग 4 से 5 दिनों के अंदर अगर कोई प्राकृतिक बाधा नहीं आती है तो 1 लेयर का काम लगभग पूर्ण हो जाता है। उसी गति से चल रहा है। अभी तक कोई और बाधा नहीं आई। भगवान की कृपा बनी हुई है। कार्य प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है और ये निश्चित रूप से विश्वास है कि अक्टूबर तक का समय हम सब ने तय किया है। नींव भरने का काम उस समय तक पूरा हो जाएगा। नोएडा में कोरोना के मामले में लगातार कमी आ रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कोविड कर्फ्यू को खत्म कर दिया। नोएडा स्टेडियम के शूटिंग रेंज में बने 50 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल को आज से बंद कर दिया गया। जिले में फिलहाल 600 से कम कोरोना के एक्टिव केस बचे हैं, जिसको लेकर प्रशासन से यह फैसला किया कि स्थायी अस्पताल नोएडा प्राधिकरण ने बनाया था। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा यानी जेकेपीडी की ओर से शनिवार को वर्चुअल लाइव कंसर्ट का आयोजन किया गया। इस कंसर्ट का मकसद कोरोना पीड़ित परिवारों की मदद के लिए फंड इकट्ठा करना था। इस नेक मकसद के लिए लाइव कंसर्ट में प्रसून जोशी, मालिनी अवस्थी, मनोज मुंतशिर और अलका याग्निक, कैलाश खेर, शान, हरिहरन, दलेर मेहंदी और सोनू निगम समेत 35 कलाकारों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रस्तुति दी। इस कॉन्सर्ट को फेसबुक, यूट्यूब और आई एम बुद्धा लिंक पर देश विदेश में देखा गया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में आई एम बुद्धा फाउंडेशन और अनुपम खेर फाउंडेशन ने भी अहम भागीदारी निभाई। इस आयोजन का भारत रत्न लता मंगेशकर और आशा भोसले ने भी समर्थन किया। छाला छाला हमको चलते रहना है और थकान को प्रतिपल झलते रहना है। छाला छाला हमको चलते रहना है और थकान को प्रतिपल झलते रहना है। नींद नहीं विश्राम स्वप्न की खेती है। नींद नहीं विश्राम स्वप्न की खेती है। अंगड़ाई भी एक निर्णय ही लेती है।
लक्ष्य डोर अब आंखों में खिंच जाने दो, लक्ष्य डोर अब आंखों में खिंच जाने दो, छेनी रेती हाथों को बन जाने दो। आंखों पर पट्टी बांध उन्होंने हमको गिरी पांचाल चढ़ाया, हमने कुछ भी कहा नहीं। सीनों में दीनी कीलें ठोकी, अपने घर की देहरी पर खूनी नाले पार तराए, जैसे ईसा सूली चढ़ाए। हमने कुछ भी कहा नहीं। थी अबला आरे पर चीर गए, ये काम है उनका, माहिर हैं। हम मृत्यु क्या कहते धंधे को, हमने कुछ भी कहा नहीं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड की